सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने के उद्देश्य से आयोजित उभरते विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 आज से शुरू होकर 5 नवंबर तक भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। इसमें बड़े नीति निर्माता, उद्योगपति, वैज्ञानिक और इनोवेटर्स और शिक्षाविद और साथ में कई गणमान्य लोग शामिल हो रहे हैं। आपसी साझा चर्चा हो रही है विज्ञान, तकनीक और इनोवेशन को लेकर। और आज का ये मौका इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसर्च और इनोवेशन को लेकर 1 लाख करोड़ रुपए इसमें फंड का ऐलान किया, जो बजट में प्रस्तावित था। और माना जा रहा है कि इस विशेष फंड से देश में इनोवेशन को लेकर एक नई सोच आगे आने वाले समय में पैदा होगी। तो आज हम कार्यक्रम में इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव पर भी थोड़ी नजर डालेंगे और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत में इनोवेशन के भविष्य को लेकर और किस तरह से भारत नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था बन रहा है, इस और कई बातें कही, तो उनके संबोधन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो विशेष फंड जिसकी आज शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जारी किया है और ये कहा कि हाई रिस्क और हाई इंपैक्ट जो क्षेत्र हैं टेक्नोलॉजी के, उसमें इनोवेशन को लेकर ये महत्वपूर्ण फंड बहुत काम आएगा। इस बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा जानकारी दें कि ये हाई रिस्क और हाई इंपैक्ट क्षेत्र कौन से हैं, किन क्षेत्रों में भारत इस फंड की सहायता से पूरी दुनिया भर में रिसर्च का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर सामने आ सकता है। प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि जय जवान जय किसान तो हम कहते ही थे, जय विज्ञान और जय अनुसंधान उसमें जुड़ गया है। और उसी के तहत अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसके अंतर्गत ये 1 लाख करोड़। आज जैसे हम देखते हैं कि जो मूलभूत विज्ञान में शोध होता था, उसका तकनीकी में परिवर्तन होकर सामान्य लोगों के उपयोग में पहुंचने में पहले बहुत समय लग जाता था, सेंचुरीज लग जाती थी। जब पहली बार इलेक्ट्रिसिटी आई तो उसका भी देखा, टेलीकॉम का भी देखा, सैकड़ों वर्षों के साथ या दशकों के बाद भी वो पहुंच जाती है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। आज जिसको ये कॉन्क्लेव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बात कर रही है। तो इसमें सेमीकंडक्टर्स है जिसके आधार पर पूरा आने वाला एआई रिवॉल्यूशन होने वाला है। रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारा रिसर्च हो रहा है जो हाइड्रोजन से जुड़ी हुई एनर्जी पर डिपेंडेंट है। एडवांस मटेरियल्स को लेकर है, डीप टेक स्टार्टअप्स को लेकर है, बायो इकोनॉमी एक बहुत बड़ा सेक्टर अभी इवॉल्व हो रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो इन सारे सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को, जिसको हम कह सकते हैं कि शोध अनुसंधान को लेकर एक इकोसिस्टम खड़ा करने के लिए ये 1 लाख करोड़ का फंड है। मुझे लगता है कि ये अनुसंधान के फाउंडेशन के द्वारा ये 1 लाख करोड़ का फंड नए भारत का अनुसंधान आधारित साइंस टेक्नोलॉजी जो आत्मनिर्भरता के लिए हमें आगे बढ़ाने वाला हो, उसकी नींव रखेगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री के संबोधन का एक अंश हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने इस विशेष फंड की बात कही है और किस तरह से देश में ईज ऑफ रिसर्च का इससे माहौल बनेगा, इस बारे में भी हमें बताया। हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। पहली बार हाई रिस्क और हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, भारत में इनोवेशंस का आधुनिक इकोसिस्टम बने, इसके लिए हम ईज ऑफ डूइंग रिसर्च पर भी फोकस कर रहे हैं। इस दिशा में हमारी सरकार ने फाइनेंशियल रूल्स और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भी कई रिफॉर्म्स किए हैं। हमने रेगुलेशन, इंसेंटिव्स और सप्लाई चेन्स में भी रिफॉर्म्स किए हैं ताकि प्रोटोटाइप जल्दी से लैब से निकलकर मार्केट तक पहुंचे। प्रफुल्ल केतकर जी, प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी उपलब्धि की चर्चा की कि पिछले 10 वर्षों में जो हमारा रिसर्च एक्सपेंडिचर है वो दोगुना हुआ है और साथ ही जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन है वो 17 गुना बढ़ा है। इसके अलावा जो
एक और बड़ी उपलब्धि रही है कि भारत दुनिया का तीसरा बड़ा सबसे स्टार्टअप का इको हब बनकर उभरा है। तो जिस तरह से बीते वर्षों में ये उपलब्धि भारत ने हासिल की है और जिस आत्मनिर्भरता की आप बात कर रहे थे वो हम हासिल करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में जब इस तरह का फंड देश में रिसर्च और इनोवेशन को मिलता है तो वो कैसे इस गति को और ज्यादा बढ़ाएगा? ये जो फंड है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उस फंड के साथ उस फंड को खर्च करने के पीछे की जो सोच है, बिल्कुल, जिसको आज की परिभाषा में इकोसिस्टम, एक तरीके का जिसको हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एक स्टेक होल्डर्स का आपसी तालमेल के साथ एक संगठनात्मक दृष्टि से काम करने का तरीका विकसित किया जाता है। कोई भी इकोसिस्टम डेवलप होती है तो उसमें इनपुट मैकेनिज्म होते हैं, अंदर काम करने वाले एक्टर्स होते हैं और आउटपुट मैकेनिज्म होते हैं। उसके आधार पर जैसे विज्ञान तकनीकी में देखें तो जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी में काम करने वाले साइंटिस्ट है वो बड़े स्टेक होल्डर है, आने वाले जो रिसर्चर्स है वो भी एक स्टेक होल्डर है, यंग स्टूडेंट्स है, आज जो अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा नए नए प्रयोग कर रहे हैं वो बच्चे भी आने वाले साइंटिस्ट है, तो ये भी स्टेक होल्डर है, हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेक होल्डर है। लेकिन ये इसमें अपना समय और पैसा कब लगाएगी? जब सरकार की तरफ से इनको कुछ ना कुछ एक तरीके से बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार ने नीतिगत भी फैसले लिए और आर्थिक सपोर्ट भी दिया। लेकिन इसका जो तीसरा छोर है वो है इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री का जब तक इनके साथ तालमेल नहीं है और कोई प्रोडक्ट आप लगा दो, आप इस पर काम करो, आपका ये सक्सेसफुल होता है तो मैं लेने को तैयार हूं, ये तैयारी दिखाने वाला एक इंडस्ट्री का भी इसमें स्टेक्स बढ़े, तो मुझे लगता है कि ये इकोसिस्टम डेवलप होने में केवल पेटेंट रजिस्टर्ड होना केवल, और यही कारण है कि आज हमारे पास 6000 से ज्यादा, प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि डीप टेक स्टार्टअप्स है। हम क्लीन एनर्जी में काम कर रहे हैं, हम एडवांस मटेरियल्स में काम कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर में काम कर रहे हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी में, बायोफ्यूल इकोनॉमी। तो ये सारा हमको ये बताता है कि आने वाले समय का जो टेक्नोलॉजी का युग है उसके लिए आज हम भारत को अभी से तैयार कर रहे हैं। उस तैयारी की दृष्टि से यह कॉन्क्लेव बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भारत अब तकनीक का कंज्यूमर या उपभोक्ता नहीं है, अब वो जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ट्रांसफॉर्मेशन है उसका एक ग्लोबल लीडर बन रहा है। और इसमें उन्होंने कई ऐसे उदाहरण दिए जिसमें भारत ने अपनी डिजिटल तकनीक का पूरी दुनिया भर में लोहा मनवाया है। तो किस तरह से भारत अपनी डिजिटल तकनीक का पूरी दुनिया में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी लीडरशिप ले रहा है? भारत ने जब सोलर एनर्जी मिशन के बारे में ग्लोबल लेवल पर पहल की तो 135 देशों ने उसका समर्थन किया और वो एक तरीके से ग्लोबल सोलर अलायंस बन गया। आज गुरुग्राम में उसका हेडक्वार्टर है। ये दिखाता है कि जब कोई आप किसी विषय में, ये पोखरण के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कमल जी, जिसको हमको समझना चाहिए कि हमारे साइंटिस्ट को एक चुनौती मिली जब सैंक्शंस लग गए पोखरण की, जब हमने अणु विस्फोट किए और उसके बाद पूरे विश्व ने हम पर सैंक्शंस लगाए। तो चाहे इसरो हो, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे अलग अलग हमारी सीएसआईआर की लैब्स हो, इनके सामने एक चैलेंज खड़ा हुआ कि अभी हमको बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला, अभी हमारा ही विकसित करना है। तो ऐसे में कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा आधुनिक तकनीक विकसित करने का। फिर एक चैलेंज हमारे सामने आया कोविड के समय। कोविड के समय हमने देखा है पीपीई किट से लेकर वैक्सीन तक हमने डोमेस्टिकली डेवलप किए। भारत तकनीकी का विचार मानव केंद्रित करता है, केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं करता। इसका उदाहरण हमने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, इसलिए दुनिया का भारत पर विश्वास है, भारत की टेक्नोलॉजी पर विश्वास है। प्रधानमंत्री ने इस बात को रखा अपने संबोधन में कि किस तरह से स्पेस तकनीक के माध्यम से हम न सिर्फ चांद और मंगल ग्रह तक पहुंचे हैं, बल्कि भारत ने स्पेस तकनीक के माध्यम से जो स्पेस एप्लीकेशंस हैं उससे किसानों, मछुआरों और जो अर्थव्यवस्था के तमाम पहलू हैं उसमें भी भारत ने अपनी एक उपलब्धि हासिल की है। खासतौर पर रक्षा क्षेत्र में भी हम इसके बहुत महत्वपूर्ण नतीजे देख रहे हैं। तो जिस तरह से भारत की अंतरिक्ष क्षमता बढ़ रही है और उसमें नए स्टार्टअप्स, इनोवेशंस और नए युवा के विचार सामने आ रहे हैं, वो कैसे भारत को बहुत बड़ी स्पेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ाने में कारगर है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया। तो ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है, आज स्पेस टेक्नोलॉजी ये केवल हम पहले पहुंचे या आप पहले पहुंचे यहां तक नहीं रही है। स्पेस टेक्नोलॉजी का संबंध आपके पूरे के पूरे कम्युनिकेशन
टेक्नोलॉजी से भी है, आपके सारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी है, उन सबको इंटीग्रेट करते हुए आज जैसे हमने फाइबर केबल नेटवर्क का अंडर सी नेटवर्क जिस तरीके से खड़ा किया है, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको हम बहुत बार अप्रिशिएट नहीं करते। तो मुझे लगता है इन सबको ध्यान में रखते हुए हमको इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सिनारियो है इसका एक सर्वंकष दृष्टि रखते हुए आने वाले 15-20 साल में ये टेक्नोलॉजी का युग और भी हमारे जीवन को बहुत जल्द गति से बदलने वाला है। उसके लिए अपने आप को तैयार करना, समाज को तैयार करना, हमारी शिक्षा व्यवस्था को, हमारे वैज्ञानिकों को, तो इस दृष्टि से मुझे लगता है ये 3-4 दिन का जो संवाद है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने इंक्लूसिव इनोवेशन की भी बात की और उन्होंने उदाहरण दिया कि किस तरह से महिलाएं हर वर्ष 5,000 से भी ज्यादा पेटेंट करवा रही हैं और स्टेम एजुकेशन में किस तरह से महिलाओं का एनरोलमेंट बढ़ा है। उसी तरह से उन्होंने बच्चों का भी जिक्र किया कि अटल टिंकरिंग लैब का जैसा कि आपने जिक्र किया, उसके माध्यम से एक नया इकोसिस्टम बच्चों की जो जिज्ञासा है या उनकी तकनीक में रुचि है उसको किस तरह से लैब्स पूरा कर रही हैं। तो ऐसा जो इकोसिस्टम बनाया जा रहा है और इंक्लूसिव इनोवेशन में महिलाएं सामने आ रही हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है देश की जो तकनीकी क्षमता है उसको और ज्यादा सामने लाने में। किसी भी साइंस और टेक्नोलॉजी के और इनोवेशन से जुड़े हुए पक्ष में 3 क्रिटिकल एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है आपका क्रिएटिव थिंकिंग, एक होती है आपकी क्यूरियोसिटी, बिल्कुल, और एक होता है आपका जिसको आज के भाषा में कहा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड लर्निंग। इन तीनों सीज के आधार पर यदि आपको डेवलप करना है तो हम देखते हैं कि भारत की महिलाएं बहुत क्रिएटिव भी रही है और बहुत क्यूरियस भी रही है, उनमें एक एस्पिरेशन है। प्रधानमंत्री ने भारत की क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने का रेफरेंस देकर वो उसका उदाहरण दिया, या मंगलयान में जो महिलाओं का योगदान है, या स्टेम एजुकेशन में 43% महिलाओं की सहभागिता, उसका उदाहरण दिया। ये क्लियरली दिखाता है। या बोर्ड के एग्जाम के लेवल पर हम देख ले, सीबीएसई हो चाहे इंटरनेशनल बोर्ड हो, पिछले 10-15 वर्षों से लगातार लड़कियां ही उसको टॉप कर रही है। स्टेट बोर्ड्स में भी यही स्थिति है। ये क्लियरली दिखाता है कि भारत की महिलाएं, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब तक ये 50% वाली आबादी, और इसमें एक अलग तरीके की क्रिएटिविटी है, अलग तरीके की क्रिटिकल सोच है, अलग तरीके की क्यूरियोसिटी है, उसको यदि हम इस साइंस टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में यदि चैनलाइज करते हैं तो उसका बहुत अलग तरीके से हमको रिजल्ट मिल सकता है। ये हमने मंगलयान और चांद्रयान में भी देखा है। प्रधानमंत्री ने ये इंक्लूजन इन रिसर्च की जो बात की है वो उस अर्थ में वो केवल जेंडर वाला नहीं है कमल जी। ग्रामीण क्षेत्र से या जिसको सेमी अर्बन क्षेत्र से जिस तरीके से स्टूडेंट्स अभी इस फील्ड में आ रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और रिसर्च के, मुझे लगता है वो भी एक महत्वपूर्ण इसमें पक्ष है। प्रधानमंत्री के संबोधन का एक और अंश सुनते हैं जिसमें उन्होंने जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का जिक्र किया और कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया जो भारत में रिसर्च को लेकर चलाई जा रही हैं। आप सब जय जवान जय किसान के विजन से लंबे अरसे से परिचित रहे हैं। रिसर्च और फोकस करते हुए हमने उसमें जय विज्ञान और जय अनुसंधान भी जोड़ा है। हमने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है ताकि हमारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च और इनोवेशन को स्केल अप किया जा सके। इसके साथ साथ हमने रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम भी शुरू की है और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। तो किस तरह से भारत में ये बहुत आवश्यक था कि हम तकनीक में शोध को आगे बढ़ाएं, और अब जबकि भारत में एक इकोसिस्टम बन रहा है रिसर्च का, उससे कैसे एक बदलाव आने वाले समय में आपको नजर आता है? हमारी टेक्नोलॉजी खुद की हो, स्वदेशी हो, आत्मनिर्भर हो, इसके लिए हमारी अगली पीढ़ी तैयार हो। ये 10,000 फेलोशिप है, ये आने वाली ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के लिए अपने लिए तैयार करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा फील्ड है कमल जी। आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से चाहे रिटेल इंडस्ट्री हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, चाहे कस्टमर केयर हो, हमारे मोबाइल्स में, हमारे होमवर्क्स में, हमारे एजुकेशन में, हमारे लीगल फील्ड को भारत की दृष्टि से एथिकल नहीं है, ह्यूमन सेंट्रिक नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो ये भारत को लीडरशिप देनी है। आने वाले टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या होगा, बिल्कुल उसके बारे में जब ये सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठा बैठकर मंथन करेंगे तो मुझे लगता है कि इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ये केवल मुनाफा कमाने का जरिया नहीं बनेगा, मानव टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करेगा। टेक्नोलॉजी मानव पर हावी ना हो, ये भारत की जो सोच है उसके आधार पर एक गवर्नेंस का मॉडल विकसित होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल केतकर जी, आप कार्यक्रम में जुड़े। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने के उद्देश्य से आयोजित उभरते विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। सुर्खियों में